नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बात करेंगे केंद्र सरकार के 3 बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की कृषि और ऊर्जा से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए गए। ये फैसले देश के 100 कृषि जिलों के विकास और ग्रीन एनर्जी नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीटिंग के बाद इन फैसलों की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री धन कृषि योजना एनटीपीसी को 20,000 करोड़ की मंजूरी, ग्रीन एनर्जी निवेश होगा और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर एक प्रस्ताव पारित किया गया और यह पूरे देश के लिए गौरव का खुशी का अवसर है। आज मंत्रिमंडल देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को पृथ्वी पर उनकी सफल वापसी पर बधाई देते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया और यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक नया अध्याय है। और विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अखिलेश, 7,000 करोड़ की मंजूरी, मोदी कैबिनेट बैठक में 3 बड़े जो फैसले थे उस पर मुहर लगी है, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता हुई और इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उससे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक की गई। इस बैठक में कई एजेंडे तय किए गए और खासकर एजेंडे को लेकर एक देखा गया है कि 28 अगस्त के खासकर आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई और जो सैन्य कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक उसके एजेंडे को पास करने के लिए इसमें कई करोड़ की मुहर लगाई गई। बहुत शुक्रिया अखिलेश पूरी जानकारी देने के लिए। और मानसून सत्र की तैयारी। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। वहीं इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बीच खबर है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस मानसून सत्र में आयकर विधेयक को संसद की मंजूरी दिलाने की तैयारी में है और इसके साथ ही 8 नए विधेयकों को भी पेश किया जाएगा। इस मानसून सत्र में कुल 12 विधेयकों को शामिल किया गया है, जिनमें से कुछ पहले से संसद में पेश किए जा चुके हैं और कुछ अभी संसदीय समितियों के विचाराधीन है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा और बता देते हैं कि मानसून सत्र पहले 12 अगस्त को खत्म होने वाला था, लेकिन सरकार ने इसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। सत्र के दौरान कई अहम बिल पेश होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी मानसून सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। इनमें बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे प्रमुख हो सकते हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने बीते 15 जुलाई को मानसून सत्र के लिए पार्टी की रणनीति तय करने के लिए एक अहम बैठक भी बुलाई थी। संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा ये बिल लोकसभा में पेश करने और पारित करने के लिए भी लिए जाने वाली उम्मीद भी बताई जा रही है। मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025, जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, टैक्सेशन लॉ संशोधन विधेयक 2025, भू विरासत स्थल एवं भू अवशेष संरक्षण एवं रख रखाव विधेयक 2025, खान विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन सहित तमाम जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी मिलने की संभावना है। और अखिलेश विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, मोदी सरकार की मानसून सत्र के लिए बड़ी तैयारी देखी जा रही है, चूंकि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस
सत्र में बातचीत भी की जाएगी, चर्चा की जाएगी। क्या कुछ जानकारी? संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। सरकार ने तैयारी की है कि 8 विधेयक इस सत्र में पेश करने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि केंद्र सरकार की तैयारियों के साथ विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर ली है और इसलिए मानसून सत्र में 8 विधेयक पेश किए और तमाम चर्चाओं के विपक्ष की मांग को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। अगर विधेयक की बात की जाए तो संसद के अंदर जो सरकार ने विधेयक पेश करने की तैयारी की है, उसमें सरकार ने को मणिपुर बस और सेवा कर के संशोधन विधेयक के साथ ही साथ भारतीय संस्थान संशोधन विधेयक और भू विरासत तत्व है। इस तरह के कुल मिला के 8 ऐसे विधेयक हैं जिनको सरकार संशोधन के लिए ला सकती है। हालांकि इन पर सरकार और विपक्ष के बीच में एक राय बनती है या फिर सरकार और विपक्ष में इन विधेयकों पर एक राय न होकर भी हंगामा होता रहा। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष भी लगातार जो एक राज्य चुनाव को लेकर सरकार तैयारी कर रही है उसको लेवल जीपी किसी भी बैठक में भी विपक्ष ने विरोध किया था, तो कहा जा सकता है विपक्ष इस पर भी हंगामा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो बिहार की वोटर लिस्ट का मुद्दा चल रहा है, इस पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई थी। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं और दोनों संसद के अंदर अपने को एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार के तरफ से अभी सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी और मानसून सत्र जो 21 जुलाई से शुरू होगा उससे पहले सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के इन 8 विधेयकों को सदन में पास कराने के लिए आम राय बनाने और तमाम ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा कराने के लिए आम राय बनाने की कोशिश सर्वदलीय बैठक में सरकार करेगी। फिलहाल ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष के बीच में तालमेल बन पाता है और जो मानसून सत्र चलेगा उसमें विपक्ष बिल्कुल अखिलेश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और वहीं राहुल की पीएम को चिट्ठी, खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार से संसद के शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाने का आग्रह किया। उन्होंने पत्र में लिखा कि पीएम मोदी स्वयं से ही विभिन्न अवसरों पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहरा चुके हैं। राहुल ने पीएम मोदी को लिखा, आपने कई मौकों पर व्यक्तिगत रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। कांग्रेस नेता ने पीएम को भुवनेश्वर में 19 मई 2024 को दिए एक साक्षात्कार की याद भी दिलाई, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था राज्य का दर्जा बहाल करना उनका वादा है और वे इस वादे पर कायम हैं। यही नहीं, राहुल ने पत्र में आगे लिखा कि 2024 में ही 19 सितंबर को श्रीनगर में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दोहराया था कि हमने संसद में कहा है कि हम इस क्षेत्र का राज्य का जो दर्जा है वो बहाल करेंगे। विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अखिलेश, विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग राहुल गांधी की ओर से की जा रही है, वहीं ये भी देखा जा रहा है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए पत्र भी लिखा है। राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार की और खासकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी में ये मांग की गई है कि जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया है। 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, 8 विधेयक पेश किए जाने हैं, इसलिए एक और विधेयक लाया जाए। वो विधेयक जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य दर्जा देने को हो और इसमें इस विधेयक को पास करा के जम्मू कश्मीर के राज्य को पूर्ण दर्जा दिया जाए। फिलहाल केंद्र सरकार इसको लिए तैयार न पहले थी और न अब दिख रही है, लेकिन सांसद राहुल गांधी से प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब संसद सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा तो राहुल गांधी इस मुद्दे को जोर शोर से लोकसभा में उठाते। बिल्कुल अखिलेश, राहुल गांधी के इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया भी जाएगा, आसार पहले से ही नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
और बात करेंगे छात्रा की मौत न्याय की मांग। उड़ीसा विधानसभा के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला जब आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत के बाद कई लोग प्रदर्शन के लिए जमा हो गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके जवाब में राज्य पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन चला करके भीड़ को तितर बितर किया। यह प्रदर्शन उस 22 साल की छात्रा की मौत को लेकर था जिसने हाल ही में बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में यौन शोषण के आरोपों के बाद खुद को आके हवाले कर दिया। विरोध कर रहे लोगों में छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की बड़ी संख्या शामिल थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर को सख्त सजा मिले और कॉलेज प्रशासन की भूमिका की भी जांच की जाए। सोमवार देर रात एम्स भुवनेश्वर में छात्रा की मौत हो गई थी और उसने अपने कॉलेज के एक वरिष्ठ प्रोफेसर पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अखिलेश, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, उड़ीसा में छात्र आत्महत्या के मामले में लगातार विपक्ष द्वारा वहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार को लगातार घेरा है, बीजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। और यहाँ तक कांग्रेस के जो महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा खुद वहाँ पहुंची थी और बीजेडी बीजू जनता दल उसमें लगातार वहाँ पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी को लेकर लगातार सरकार को घेरने, विधानसभा घेरने, मुख्यमंत्री घेराव करने की लगातार विपक्ष घेर रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ भरोसा ही पाया गया है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कानून की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून की जांच चल रही है। चाहे जो परिंदा है तो उस मुख्यमंत्री उड़ीसा उनके तरफ से भी पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी तो उनको भरोसा दिखाया गया था कि पूरा और उनके साथ सरकार खड़ी है और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें सरकार पूरी मदद कर रही है। हालांकि अब इसमें राजनीति भी होने लगी है तो विपक्ष लगातार वहाँ बीजेपी सरकार को भेज रहा है। वहीं बीजेपी सरकार की तरफ लगातार कहा जा रहा है कि वो कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, और जो प्रदर्शनकारी हैं अखिलेश, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो सिर्फ मुआवजे पर सीमित नहीं है। उन्हें मुआवजा नहीं, उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें कार्रवाई चाहिए, प्रशासन पर कार्रवाई, साथ ही जो आरोपी है उस पर कार्रवाई। देखिए, पीड़ित परिवार की तरफ से सत्ता पक्ष से मुख्यमंत्री से भी मिली थी, मुख्यमंत्री की तरफ से मिले थे, बाकी बच्चे मिले और लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से लोग मिल रहे हैं। उनको भरोसा भी जिता रहे हैं और हर तरह से उनको आर्थिक मदद करने का भरोसा भी दिलाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष जो मांग कर रहा है उसके साथ ही साथ परिवार भी कह रहा है कि जो उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है इसलिए उनको न्याय चाहिए और इसके लिए जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कितनी बड़ी कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाकर कहां तक न्याय दिलाने में कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अखिलेश। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं उड़ीसा विधानसभा के बाहर बवाल देखा गया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौट के नेमी कानपुर आए पर आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे लौट के नेमी कानपुर आए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले दिनों चले सीएमओ मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है और वहीं शासन ने कानपुर के सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को हटाकर वापस श्रावस्ती भेज दिया है। वहीं पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त का सस्पेंशन खत्म कर दिया गया है और अब नया सवाल खड़ा हो गया है कि कानपुर का सीएमओ आखिर कौन है। कानपुर के पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी की कई शिकायतें मिलने के बाद डीएम ने उनको हटाने की संस्तुति शासन से कर दी। पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के ऊपर मनमानी ट्रांसफर, आदेशों का पालन न करना, अधीनस्थों पर पकड़ न होना समेत कई गंभीर आरोप हैं। इसके बाद शासन ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया और कानपुर का नया सीएमओ श्रावस्ती से डॉक्टर उदयनाथ को बना दिया। शासन के आदेश के खिलाफ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी के सस्पेंशन पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं,
डॉक्टर उदय नाथ के कानपुर ट्रांसफर ऑर्डर पर भी रोक लगा दी। इस ऑर्डर के होने के बाद बुधवार को डॉक्टर हरिदत्त नेमी कानपुर पहुंचे और सीएमओ की सीट पर बैठकर अपने आप को सीएमओ घोषित कर दिया। इसकी जानकारी जब डॉक्टर उदय नाथ को हुई तो वो भी ऑफिस पहुंच गए और दोनों सीएमओ एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। सीएमओ डॉक्टर उदय नाथ का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेशों का सभी को पालन करना होता है, लेकिन डॉक्टर हरिदत्त नेमी को यह आदेश शासन में देकर प्रोसेस के तहत आना चाहिए था। वह सीधे यहां आकर सीएमओ नहीं बन सकते। डॉक्टर उदय नाथ ने खुद के सीएमओ होने का दावा भी किया था। और अब बात करेंगे देवभूमि के स्कूलों में गीता के श्लोक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रावधान के तहत उत्तराखंड सरकार अब बच्चों को नैतिक शिक्षा से रूबरू कराने पर विशेष तरह से जोर दे रही है। और इसी क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का वाचन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही साल 2026 में शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता और रामायण पढ़ाया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बच्चों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ही श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 6 मई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि नई शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रावधान किया गया है, उसके तहत बच्चों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को शामिल किया जाए। जिससे चलते शिक्षा विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 15 जुलाई से प्रदेश के सभी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को श्लोक का वाचन कराए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोकों को लेकर बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों की जानकारी दें। साथ ही आदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा के लिए राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल कर लिया जाए। लिहाजा श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को पाठ्यक्रमों में शामिल करने के बाद आगामी शैक्षिक सत्र से बच्चों को पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, 6 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे, हम सभी लोग थे। तो उस समय SCRT की ओर से एक बिंदु था जिसमें SCF की बात की गई थी। तो SCF में स्पष्ट ये था कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई थी। तो CM सर ने हमको निर्देश दिए थे सब पूरे विभाग को कि आप जो है गीता का वाचन कराएं, भगवत गीता का वाचन कराएं। इसलिए कराएं क्योंकि बच्चों में नैतिक मूल्य देने के लिए, बच्चों में चेतना के लिए, बच्चों में कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए। तो ये चीज़ें थी। दूसरी बात एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए। तो ये बातें आई थी। उसके बाद स्कूलों में छुट्टियां हुई थी। अब इधर स्कूल खुले थे तो फिर ये हुआ कि किस तरह से किया जाए, क्योंकि यदि हम उसको पैटर्न का हिस्सा बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। राज्य सरकार का मानना है कि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी देना भी जरूरी है, ताकि बच्चों में नैतिकता, जीवन मूल्य, अनुशासन, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। श्रीमद् भागवत गीता को जीवन के हर क्षेत्र में रास्ता दिखाने वाला माना गया है। साथ ही इसका वैज्ञानिक आधार भी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये मानव जीवन के विज्ञान, मनोविज्ञान
विज्ञान और व्यवहार शास्त्र का भी उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य के व्यवहार, निर्णय क्षमता, कर्तव्य निष्ठा, तनाव प्रबंधन और विवेकपूर्ण जीवन जीने के वैज्ञानिक तर्क मौजूद हैं। विद्यालयों में छात्र छात्राओं को एक बेहतर नागरिक बनाए जाने के लिहाज से श्रीमद् भागवत गीता एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं, चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जुड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि ये तहत छात्रों को विभिन्न विषयों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार और नॉलेज सिस्टम का अध्ययन कराया जाना है। सीएम धामी के निर्देश को तत्काल स्कूलों में 15 जुलाई से लागू कर दिया गया है। ऐसे में संस्कृत प्रवक्ता, एलटी के संस्कृत शिक्षक, हिंदी के शिक्षक स्कूलों में बच्चों को एक श्लोक पढ़ाएंगे और बताएंगे। साथ ही विद्यालय के पट पर एक श्लोक भी लिखेंगे, जो बुधवार से शुरू हो गया है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया, आज से विभाग ने निर्णय लिया कि इसको तुरंत ही जो है विद्यालयों में लागू किया जाए। जो हमारे संस्कृत के प्रवक्ता हैं, हमारे एलटी के संस्कृत के टीचर हैं, हमारे हिंदी के शिक्षक हैं, या जो उसमें रुचि लेने वाले शिक्षक हैं, वो बच्चों को रोज़ एक श्लोक पढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे और उसका गायन भी करेंगे। और साथ में जो हमारा विद्यालय का पट होता है उसमें जो है एक श्लोक को लिखेंगे और नहीं उसका भावार्थ भी लिख देंगे कि क्या वो भाव बताता है, क्या शिक्षा हमको देता है। तो वो आज से स्टार्ट हो गया है। कई जगह के वीडियोज़ हमारे पास पहुँच भी गए हैं। बहुत अच्छे से हमारे शिक्षक उसको कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की डेट में जो सरकार बहुत चिंतित है बच्चों की ओर जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो हमको उससे भी बहुत ज़्यादा हमको उससे लाभ मिलेगा जब बच्चे गीता पढ़ेंगे। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को रोजाना पढ़ाया जाएगा। प्रार्थना के दौरान गीता के श्लोक से अपने दिन की शुरुआत करने का छात्रों के जीवन में कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। जेश वर्मा, ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड। और 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।